हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे थे प्राइमरी मार्केट की टॉपिक को, वहीं से उठाएंगे। बेटा मैंने सबसे पहले बात करी थी कल प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस की, वहीं से शुरुआत करूंगा और आज प्राइमरी मार्केट को फिनिश करेंगे। बेटा प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम होता है न्यू इशू मार्केट, और मैंने इसका मतलब समझाया था। हर वो सिक्योरिटी जो पहली बार बेची जाती है वो पहली बार प्राइमरी मार्केट में बेची जाती है, और एक बार प्राइमरी मार्केट में बिकने के बाद वो सिक्योरिटी बेटा पुरानी हो गई है, सेकेंड हैंड हो गई है, अब वो सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में बेची जाएगी। ये बात कर चुके हैं बेटा। प्राइमरी मार्केट में ब्रोकर या अंडरराइटर का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी नहीं है, होने को हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन बेटा सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट बिना ब्रोकर के डील ही नहीं करती बेटा, ठीक है ना। वहाँ ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, और आपको पता भी है ये आपके और मोदी जी में सिमिलैरिटी है। ना तो आप डील कर सकते बिना ब्रोकर के, ना मोदी जी डील कर सकते, ठीक है ना बाबू। ये चर्चा हुई है बेटा। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट बोल रहे थे, सेकेंडरी मार्केट को हम शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे हैं, ठीक है। ये चर्चा हो चुकी है बाबू। अब स्टार्ट में प्राइमरी मार्केट से करूंगा, और मैंने ना आपको चैप्टर के वेरी फर्स्ट डे एक बात बोली थी कि जब आप फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन देखते हो ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। हमने बेसिस पे डिस्कस कर लिया था। हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है वो मनी मार्केट में डील होती है, और जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा है वो कैपिटल मार्केट में डील होती है। बेटा कैपिटल मार्केट के फर्दर दो पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बाबू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर पहली बार बिकेंगे, नए बिकेंगे तो प्राइमरी मार्केट में बिकेंगे, और दूसरी बार जब भी बिकेंगे पुराने होकर बिकेंगे, अब पूरी जिंदगी के लिए सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगे। याद आई बात बाबू। एक ही टॉपिक है मनी मार्केट में, बस और बस उसके इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। पेपर में आने के चांसेस बोलूं तो 100%। प्राइमरी मार्केट 100%, एक ही टॉपिक है। अगर ये भी ना आया तो टीचर जज क्या कर पाया आपको। और मैं कहता हूं अगर ये दोनों भी नहीं करे तो फिर कराई क्या भाई पूरे चैप्टर में। यहां तो झेल नहीं पाओगे, सच बता रहा हूं बेटा। यहाँ लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है बेटा, बातें यहाँ पर, ठीक है ना। तुम इसको ही नहीं झेल पा रहे, इतनी आसान आसान चीजों को यार। मतलब मेरा मानना तो है अब तक ये तो याद हो ही जाना चाहिए था, कुछ और नहीं भी हुआ तो। इतना सब कुछ किया, लेकिन ये बड़े अच्छे से 5 इंस्ट्रूमेंट याद होने चाहिए थे। चलो खैर आपकी मर्जी है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू बात स्टार्ट करूंगा प्राइमरी मार्केट से। आपको बोल देता हूं, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूं। 2009-10 मेरा सेशन था 12th का, ठीक है ना बेटा। कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी नहीं एग्जाम था बेटा। अगर मैं बात कर लूँ हाफ ईयरली की, या मैं बात कर लूँ प्री बोर्ड्स की, मैं बात कर लूँ बोर्ड्स की, मैंने ऑल इंडिया टॉप करा, मैं ये क्वेश्चन लिख कर आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यानी कि मैंने जितने एग्जाम दिए अपनी 12th में, ये क्वेश्चन मुझे जरूर नजर आया बेटा, और ये क्वेश्चन भी जरूर नजर आया। तो इसके बिना पेपर नहीं बनता कभी भी। आप पिछले 10 साल का एग्जामिनेशन उठाकर देख लो जरा, पेपर उठाकर देखना, मुझे बताना कि नहीं आए वे क्या। तो बाबू स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मार्केट का एक ही टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ फ्लोटेशन, दैट मीन्स मेथड ऑफ इशू। और सिंपल बोल दूं तो बेटा प्राइमरी मार्केट में कैसे कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी पैसा इकट्ठा कैसे कैसे कर सकती है बेटा, 5 रास्ते हैं, ठीक है ना। और 5 हेडिंग करने के बाद ये टॉपिक खत्म। आज बस इतना भी कर लोगे तो मेरे लिए बहुत कर लिया, ठीक है जी। बढ़ाएं चर्चा को आगे। सबसे पहला मेथड है बेटा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। लो जी, मैं एक बार हल्की सी बात लिखता हूं और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। पहली हेडिंग है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। और इसको हम प्यार से या तो बोलेंगे आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, या बेटा कुछ लोग पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो बेटा, तीनों बातें सेम है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस बोल लो या आईपीओ बोल लो। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, या कुछ लोग प्यार से इसको पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब सुनना शुरू करेंगे बेटा। प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी पैसे कैसे इकट्ठे कर सकती है बेटा। पहला रास्ता है प्रोस्पेक्टस इशू करके।
अब बेटा प्रोस्पेक्टस क्या भला होती है, बाद में तो बात तो ये समझाऊंगा प्रोस्पेक्टस से पैसे कैसे आएंगे, पहले यही समझ लो प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है। बेटा ये वर्ड ना पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, मेरी कोशिश ऐसी है ऐसे याद कर। बेटा कंपनी का प्रोस्पेक्टस दिखने में बिल्कुल स्कूल के प्रोस्पेक्टस की तरह होता है। पता है ना, हमने जब भी कभी एडमिशन लिया या री एडमिशन का प्रोसीजर होता है, 9th में री एडमिशन होता है हमारा, फिर 11th में री एडमिशन होता है, स्कूल वाले हमारे से 1000 रुपये मांगते हैं, प्रोस्पेक्टस थमा देते हैं। देखने में कैसा होता है बेटा, फर्स्ट पेज बड़ा लैमिनेटेड सा, जिसपे स्कूल की बिल्डिंग बनी होती है बेटा, जो कभी मैच नहीं करती। अगर मैं हाथ में प्रोस्पेक्टस देखूं और स्कूल की बिल्डिंग, वो मैच नहीं करेगी, ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है ना बेटा। अंदर बढ़ जाऊं तो बेटा कुछ पेज काम के होते हैं, यानी कि शुरू में देखो तो वही बकवास, पता ही आपको, मैनेजर का नोट टू द सोसाइटी, प्रिंसिपल का नोट टू द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं वाइस प्रिंसिपल का नाम आता है बेटा, फिर स्ट्रीम हेड हमारे कौन है, कॉमर्स स्ट्रीम का हेड कौन है हमारा, हेड एचओडी कौन है, ठीक है ना, साइंस का एचओडी कौन है हमारे पास, आर्ट का एचओडी कौन है, ठीक है ना बेटा। फिर हमारे टीचर की क्वालिफिकेशंस, यही सब, ये तो सब बेकार के पेज, ठीक है ना। अंदर पास्ट रिजल्ट कि हमने कितने टॉपर्स निकाले, वो तो बच्चों की मेहनत है, आप क्यों बता रहे हो, ठीक है ना, वो पास्ट रिजल्ट बेटा, इतने बड़े बड़े गप्पे हागना हम बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। और अंदर एक काम का पेज जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल दोगे और उसी के बाद के 1000 रुपये, ठीक है ना बेटा। वो पर्सनल डिटेल देनी है, अपना नाम बताना है, फादर्स नेम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही सब कुछ बताना है, और 1000 रुपये आपने दे दिए। बाबू देखने में जैसा स्कूल का प्रोस्पेक्टस है बिल्कुल वैसा ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। बाबू अगर मैं उसका फ्रंट पेज देखूं, वो भी लैमिनेटेड सा पेपर है, उस पर कंपनी के हेड ऑफिस की पिक है, जैसे आपके स्कूल की बिल्डिंग की पिक होती है वैसे ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस उसके हेड ऑफिस की बिल्डिंग की पिक है, ठीक है जी। अंदर बढ़ो बेटा तो वहां मैनेजर और प्रिंसिपल का नोट होता था सोसाइटी के लिए, या सीईओ और एमडी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर का नोट है सोसाइटी के लिए। बाबू वहां पर आप ये बताते थे कि हमारे यहाँ टीचर कौन कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन कौन कौन क्या क्या है। यहाँ पर आते हो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन है बेटा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है ना। वहाँ पास्ट रिजल्ट बताते थे, यहाँ भी पास्ट रिजल्ट बताते हो कि हमारी कंपनी ने कितनी कितनी अर्निंग की है बेटा पास्ट में, और कितना डिविडेंड बांटा, ठीक है ना। और अंदर भी वही एक काम का पेज, ठीक है ना, जिसके बाद के पैसे होते हैं बेटा। बाबू देखो प्रोस्पेक्टस समझ में आया क्या चीज है। प्रोस्पेक्टस इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक। प्रोस्पेक्टस क्या है बेटा, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो क्या कर रही है, जनरल पब्लिक से डायरेक्ट अपील कर रही है। प्रोस्पेक्टस इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। बेटा मैंने एक वर्ड बोले, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। प्रोस्पेक्टस इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक, दैट मीन्स बीच में कोई है ब्रोकर या अंडरराइटर नहीं है। और आपको पता है प्राइमरी मार्केट में होना या नहीं होना जरूरी भी नहीं है। बात समझ में आई ना बेटा। प्रोस्पेक्टस देकर हम क्या कर रहे होते हैं, आपसे डायरेक्ट अपील कर रहे होते हैं, मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, डिबेंचर खरीद लो। सर स्कूल भी तो यही कर रहा होता है। आपको पता है प्रोस्पेक्टस का मतलब एडमिशन कंफर्म होता है क्या? प्रोस्पेक्टस का मतलब एडमिशन तो कंफर्म नहीं है ना, यही तो होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो सर जब स्कूल प्रोस्पेक्टस दे रहा होता है क्या हो रहा होता है बेटा, इट इज अ अपील कि मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो। वो अपील ही तो कर रहा है, ऐसे थोड़ी इतनी तारीफें गढ़ रखी हैं उसने बेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर। कंपनी भी यही कर रही होती है, अपील कर रही होती है आपसे, डायरेक्ट अपील कि मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, डिबेंचर्स खरीद लो। अब मुद्दा ये उठता है, मुंबई में बैठी हुई एक कंपनी आज नई बनी है और आज उसने क्या करा है, पहले दिन शेयर इशू करें। शेयर इशू कर कैसे रिया बेटा, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा लिया उसने, ठीक है। मैं ये बोलता हूं हम सहारनपुर में बैठे हुए हैं, हमें कैसे पता लगे भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि तूने शेयर इशू कर दिए? मुंबई में बैठी हुई एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, हमें कैसे पता लगेगा उसने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा रखा है? बेटा उनको पैसा खर्चना पड़ता है ऐड पर, ऐड के बिना कुछ नहीं होगा बेटा, पता ही नहीं लगेगा दुनिया में। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक शेयर बिकेंगे नहीं बेटा। जनरली ऐसी कंपनी क्या करती है, टीवी ऐड करती है, न्यूज़पेपर ऐड करती है, मैगजीन्स ऐड करती हैं। ये वैसे पुराना जमाना है, नए पे भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। नए जमाने में हम ऐसे ऐड नहीं करते बेटा, पुराना जमाना है बेटा। हम टीवी ऐड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर ऐड कर रहे हैं, मैगजीन ऐड कर रहे हैं। मैंने टीवी ऐड देखा, मुझे कंपनी अच्छी लगी। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टीवी पे देखा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर में रीड करा, और हमने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया और कंपनी को फंड दिए, प्रोस्पेक्टस में डिटेल दी, आ गए जी शेयर हमारे पास,
क्या कंपनी के पास फंड रेजिंग हो गई बेटा? बड़े इजीली फंड रेजिंग हो गई। तो बेटा क्या यहां बीच में कोई है? नहीं है बेटा, इट इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक। समझ आई बात? एक काम की बात और बोल देता हूं बेटा, अब ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में कंपनी करती क्या है? कंपनी सबसे पहले आपको कहती है ये लो मेरा प्रोस्पेक्टस रीड कर लो, वरना हम टीवी एड में प्रोस्पेक्टस देते हैं, वरना हम न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराते हैं। आप वही डिटेल जो प्रोस्पेक्टस में पढ़ने वाले हो न्यूज़पेपर में भी आती है बेटा। कंपनी ने पूरा पेज पकड़ा होता है और पूरे पेज पे अपनी डिटेल दी होती है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी क्वालिफिकेशन, हमारे पास रिजल्ट देखो, कितना कमाया, कितना डिविडेंड बांटा, हर चीज लिखी हुई है। आपको कंपनी अच्छी लग रही है, आपने कॉल करी कि कंपनी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है पैसे भेज दो, आपने पैसे भेज दिए बेटा। पैसे भेजने के बाद शेयर मिलने में कुछ दिन का गैप रहेगा। अब ये गैप किस लिए? कल मैं एक बात बोल रहा था, आज दोबारा से बोल रहा हूं बेटा। हमारा लॉ क्या कहता है? जब आप शेयर होल्डर को शेयर दे रहे हो उससे पहले कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर की लिस्टिंग करा लो। कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे। इंडिया में 22-23 स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, 22 से 23, दो बड़ी फेमस है और नाम याद करना शुरू कर दो आज से बेटा। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ ना पता हो तो इन दो के नाम पता होने चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेटा इन दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम हमेशा याद रखने और यही काम की चीज है, ठीक है ना। ये सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे इंडिया की, ठीक है जी। तो बाबू नियम क्या है? आपने पैसे तो ले लिए लोगों से, शेयर तब तक ना देना। कब तक नहीं देने बेटा? जब तक एक स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट नहीं हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टिंग? लिस्टिंग क्या भला होती है? मैं बताता हूं बेटा लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। अब क्योंकि बड़े हो चुके हैं, 11th में कभी बात नहीं करी, अब करेंगे बात। बेटा लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग का मतलब होता है अगले दिन से कंपनी के हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, अगले दिन से प्राइस डिटरमाइन करेंगे स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। याद आई होगी पहला लेक्चर फाइनेंशियल मार्केट का। सर आज तो मैंने एक रैंडम प्राइस तय कर दिया कि मेरे शेयर का दाम 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 है, जो मर्जी तय कर लो। आज मैंने तय करके दे दिया कि मेरे शेयर का दाम 10 रुपये है, मुझे 50 लाख की जरूरत है, मैं 5 लाख शेयर 10 रुपये वाले बेचना चाहता हूं। मुझे लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से 50 लाख रुपए दे दिए, मैं 5 लाख शेयर इशू कर रहा हूं 10 रुपए वाले। मैंने प्राइस डिटरमाइन किया ना, आज तो आपने कर लिया बेटा, आज से आपका कंट्रोल खत्म। लिस्टिंग का मतलब होता है अगले दिन से स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे प्राइस डिटरमाइन करना शुरू कर देगी, आपका कंट्रोल खत्म है। समझ में आया लिस्टिंग क्या होती है? ठीक है ना। अब समझो बेटा ऐसा कराया क्यों जा रहा है, सुनना। कल वाली बात बोलता हूं, मैंने एक स्टॉक एक्सचेंज पे आज शेयर लिस्ट करा लिया और अब आपको 5 लाख शेयर बांट दिए मैंने, जो 10 रुपए वाले थे। आपने मुझे 50 लाख दे रखे थे, मैंने शेयर बांट दी। अब कल को मेरी टेंशन बड़ी खत्म है बेटा, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं। कल को देवांश मेरे पास आया कि कंपनी कल 10 लाख दे गया था, मैं 1 लाख शेयर खरीदे थे मैंने 10 रुपए वाले, लाओ 10 लाख वापस कर दो। सर कोई भी आ सकता है, उसका पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी कह सकता है मेरा पैसा वापस कर दो। और मेरे एंगल से सोचोगे, जब मेरे पास कल 50 लाख आए, मैंने 40 लाख की मशीनरी खरीद ली और 10 लाख का रॉ मटेरियल। मैं कल ही खा गया सारे पैसे। 40 लाख की मशीनरी खरीद के लाया हूं, 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूं, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, कमाऊंगा, तभी तो बांटूंगा इनमें डिविडेंड। अब अगले दिन देवांश आ गया, लाओ जी 10 लाख रुपए दे दो। अगर बेटा मैंने मशीनरी बेच के दिए तो भी धंधा चौपट, मैंने रॉ मटेरियल बेच के दे दिए तब भी धंधा चौपट। क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि इसके 10 लाख वापस कर सकता हूं? नहीं बेटा। अगले दिन कोई और शेयर होल्डर आकर खड़ा हो जाएगा, लाओ मेरे 5 लाख दे दो, कोई कहेगा मेरे 7 लाख दे दो, मैं तो यही लगा रहूंगा। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने का फायदा क्या हुआ, सुनो। जब मैंने इसको पहली बार शेयर दिया देवांश को, या बचे हुए वही 5 लाख शेयर मैंने बांटे 10 रुपए वाले, ये मैंने कहां दिए होंगे? प्राइमरी मार्केट में। कहां दिए होंगे बेटा? प्राइमरी मार्केट में। पहली बार शेयर दिया ना, प्राइमरी मार्केट में दे दिया। जब ये मेरे पास मांगने आया पैसे, मैंने इसको एक बात समझाई कि कंपनी इक्विटी के पैसे पूरी जिंदगी नहीं देती भाई, आपको पैसे जरूर मिलेंगे। मिलेंगे किससे? स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ, वहां शेयर बेच दो। और अब याद कराता हूं बेस, मैंने कल एक बात बोली थी, आज सुबह भी बोली, अभी भी बोली। बेटा
स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बिकते हैं, सिर्फ पुरानी। जब मैंने इसको पहली बार शेयर बेचा, पहली बार कहां बिकता है? प्राइमरी मार्केट में। अब जब इसको दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, इसने बेचा, क्या ये प्राइमरी मार्केट में बेच रहा है? नहीं, ये कहां जा रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है, सेकेंडरी मार्केट में बेचने जा रहा है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंसेप्ट लिंक्ड है एक दूसरे से। क्लियर हुई बात? क्यों एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना जरूरी है? समझ में आया बेटा? कहने को तो ये एक लाइन लिखी गई है, पर बेटा मेरे को कहां एक लाइन में मजा आता है, मेरे को तो 20 मिनट खर्चने में मजा आता है कि बच्चा कहे कि हाँ मेरे को कुछ समझ आ गया। क्लियर हुई बात? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या चीज है, क्यों एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना जरूरी है, ठीक है ना? कैसे पुराना शेयर सेकेंडरी मार्केट में बिकता है, कैसे नया शेयर प्राइमरी मार्केट में बिकता है। समझ आई बात? अब एक बात और बोल दूं, मेरे को ऑल तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं और क्लैरिटी चाहता हूं। बुक कहीं नहीं लिखी हुई, कोई एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, किसी किताब में नहीं लिखी हुई 12वीं के, कोई प्राइवेट राइटर ये बात लिखता भी नहीं है। मैं बता देता हूं आपको। लेकिन एक बात, मैंने जिस दिन मार्केट के बारे में कुछ बोला था ना, मैंने आपको सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटा मार्केट को ना 4 दीवारी का भी काउंट मत कर लेना। मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि कोई 4 दीवारी है, कोई लोकेशन है। आप मेरे एंगल से सोचो, मैं कंपनी हूं और देवांश एक शेयर होल्डर है, मेरा प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो मुझसे शेयर खरीदना चाहता है। मैंने टीवी में ऐड दिया, इसने टीवी ऐड देखा, इसको कंपनी अच्छी लगी, इसने कॉल करी, इसने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, मैंने शेयर भेज दिए इसको। आप खुद सोचो बेटा, इस पूरी की पूरी गेम में कोई फिजिकल लोकेशन है? बेचे कहां ये शेयर मैंने? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन होती है? नहीं होती। मार्केट इज अ सिस्टम, मार्केट डजंट मीन्स एनी लोकेशन। मार्केट का मतलब होता है सिस्टम है भाई। मार्केट का मतलब कभी ये नहीं होता कि कोई 4 दीवारी है। समझ आई बात? लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, प्राइमरी मार्केट की कोई लोकेशन नहीं है बेटा, लेकिन सेकेंडरी मार्केट इज लोकेटेड। बीएससी, इसका एड्रेस बता दो। मुंबई में एक बड़ी फेमस जगह है, जगह का नाम भी इसके ऊपर रखा गया, जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट। जगह का नाम ही दलाल स्ट्रीट है। दलाल स्ट्रीट में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना? अगला ट्रिप अंश कह रहा है वहीं लेके जाना, देख के आएंगे शेयर मार्केट। ऐसा है ना अंश? हाँ कह रहा, ठीक। चलो जी, बात समझ में आई? ओके बात। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, बढ़े आगे। ऑफर फॉर सेल बेटा, सेकेंड वन इज ऑफर फॉर सेल। एक बात और बोल देता हूं, ये 5 मेथड हैं क्यों? एक से काम नहीं चल रहा था क्या? देखो एक बात बताता हूं, कहीं ना कहीं किसी में कोई कमी होगी तभी दूसरा आया, दूसरे में कमी होगी तभी तीसरा आया, ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूं, जब कोई भी बुक लिखती है या मैंने नोट्स लिखा है, मैंने कभी बेस नहीं बताया कि क्या कमी थी जो दूसरा मेथड लाना पड़ा। मैं आपको समझाऊंगा लेकिन कमियां बता कर, ताकि आपको दिमाग में रहे कि किस सिचुएशन में क्या अच्छा होता है, ठीक है जी? और केस स्टडी इन्हीं चीजों से आती है, मजा तो इसी चीज का है ना जी। सेकेंड वन है बेटा ऑफर फॉर सेल। लो प्यारे बच्चों, ऑफर फॉर सेल, समझना बात को बेटा। ऑफर फॉर सेल में ना हम डायरेक्टली पब्लिक को बेचते नहीं है शेयर। मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। आज मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे एक मीटिंग में बैठे हैं और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया है कि किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के पास पैसों की कमी है, ठीक है? एक ने कहा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के रास्ते से चले जाओ, पर मैंने बोला कि इसमें तो बहुत कमी है भाई। आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाओगे, आप पहले ये तो सोचो कि आपकी कितनी बैंड बजने वाली है। प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराए, टीवी ऐड करा, खर्चे दिखाई दे रहे होंगे, खर्चे तो इसमें भी होंगे बेटा, लेकिन इसमें एक चीज और ऐसी है बेटा जो आपको परेशान कर सकती है। मुझे एक 11th की टर्म यूज करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कितना पता है आपको बेटा। जब आप ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के रास्ते से जाते हो ना, तो आपको वेट करना पड़ता है फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बला होती है भाई? आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैं बता रहा हूं बेटा। एक लॉ है इंडिया में कि आप जितने शेयर इशू कर रहे हो उसका 90% शेयर बिक जाने चाहिए, विच इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कितने दिन में? विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैंने जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू करा उससे 120 दिन के अंदर अंदर 90% शेयर बिक जाने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना बढ़ नहीं सकते। अब मेरे एंगल से सोचोगे तो भाई मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। कंपनी ने मुझे टाइम दिया, 10 दिन का टाइम है, आपको 10 दिन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ठीक, वरना हमारे पास दूसरी कंपनी तैयार बैठी है।
अगर मैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के रास्ते से चला जाऊं ना बेटा, और मान लो बेटा 80% ही शेयर बिके शुरू के 10 दिन में, तो मैं तो रल जाऊंगा बेटा। मुझे 120 दिन तक इंतजार करनी पड़ेगी, आ जाए 90% शेयर बिक जा यार, बिक जा, कुछ भी हो जा, बिक जा। समझ रहे हो ना बेटा, यह टाइम पीरियड बड़ी खतरनाक चीज है। और मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर कमियां नहीं बताऊंगा ना, अगला समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसके रास्ते से क्यों जाता हूं, ये क्या चीज है ऑफर फॉर सेल। मैं बेटा इस केसेस में ब्रोकर या अंडरराइटर में से किसी को बुला सकता हूं। कल बात बताई ब्रोकर और अंडरराइटर का डिफरेंस, कल ही बताकर हटाऊं ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या डिफरेंस होता है। मैंने अंडरराइटर को बुलाया, मैंने कहा बात सुन, एक काम करते हैं, देख मेरा शेयर ना 100 रुपए का है, ठीक है, मैं तुझे 5% तो कमीशन देता हूं शेयर बेचने की, 5% मतलब 5 रुपए, और 5% तेरे को डिस्काउंट भी देता हूं, यानी कि मैं तेरे को शेयर कुल मिला के 90 का दूंगा, ठीक है। मुझे पैसे एक दिन में चाहिए, एक दिन में पैसे चाहिए। मेरे पास 5 लाख शेयर हैं, तुझे 45 लाख देने हैं, तो मार्केट में इसको 50 लाख का बेच, 5 लाख तू कमा ले। सर खर्चा तो मैं वहां भी कर रहा था ना टीवी ऐड का, तो खर्चा यहां कर लो, वहां टाइम भी तो है ना, यहां टाइम ही नहीं लगेगा। सर ऐसा लालच किसी को भी थमा दोगे ना, एक दिन में पैसे बाहर, एक ही दिन में पैसे बाहर। समझ आई बात। यानी कि अगर मुझे अर्जेंसी में पैसा चाहिए हो, मैं कंपनी हूं, क्या मैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के रास्ते से जाऊंगा, वहां तो टाइम लग जाएगा बेटा, पैसा लगने के साथ साथ। तो बेटा यहां अगर पैसा लग भी रहा है, आपका हो रहा है 5 लाख का नुकसान, तो बेटा टाइम पीरियड तो इन्वॉल्व नहीं है। समझ आया ना, जब किसी की कमी देखते हैं ना, तो अगली बात समझ में आनी आसान हो जाती है। क्लियर बात। अभी रीड करने का टाइम देंगे बेटा, एक थर्ड हेडिंग और बढ़ो, फिर रीड करेंगे। थर्ड हेडिंग का नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये बहुत मजेदार बात है बेटा। देखो अब फिर इन दोनों की कमी देखेंगे तो तीसरा समझ में आएगा। सुनो बेटा, अगर कोई छोटी कंपनी है जो आज बनी है, जो कल बनी है बेटा, these companies cannot afford the mandatory and the non-mandatory expenses of the share market। बाबू एक छोटी कंपनी है, अगर वो इस रास्ते से चली जाए, इस रास्ते से चली जाए, तो खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के खर्चे, टीवी एड आप समझते हो बेटा आज की तारीख में, अ सिंगल टीवी एड कॉस्टिंग ₹5 CR, 5 करोड़ रुपए एक छोटी कंपनी के बस की बात नहीं है खर्चना। इतने तो उसको टोटल पैसे भी नहीं चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। एक छोटी कंपनी कह रही है कि मुझे 50 लाख रुपए से या 20 लाख या 25 लाख से बिजनेस शुरू करना है, वो बेटा प्रोस्पेक्टस वाले रास्ते से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके शेयर बिक नहीं पाएंगे। आज सहारनपुर में बैठकर एक कंपनी बनाओ, उसके शेयर बेचने हैं, कैसे पता लगेगा मुंबई, केरला, JNK, पंजाब में बैठे हुए लोगों को कि आप शेयर इशू कर रहे हो? या तो खर्चो एड पर, वो आपके बस की बात नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। क्या आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू जा सकते हो? शायद अंडरराइटर आपके शेयर बेचने को तैयार ही नहीं होगा। कोई अंडरराइटर कहेगा कोई नाम भी है, मैं ऐसे ही पैसे देके, एडवांस पैसे देके फंस जाऊं। आपको पता है ना अंडरराइटर एडवांस पैसे देता है, कल बात हुई है। तो बेटा अंडरराइटर आपके शेयर पकड़ने को तैयार नहीं, और अगर पकड़ भी ले तो आप इतना खर्चा करने को तैयार नहीं। उसको 5% कमीशन चाहिए बेटा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा तो करेगा। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो? सर आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो बेटा नाम में कुछ घुसा हुआ है इसके, प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसे केसेस में मैं शेयर को प्राइवेटली प्लेस कर देता हूं टू सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल और द एमिनेंट पर्सन ऑफ द मार्केट। आप खुद से अप्रोच कर दो किसी मार्केट के एमिनेंट पर्सन को, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, जिसका पता है आपको कि अरबों रुपए इन्वेस्ट करता है, सीधा उसके पास अप्रोच कर दो। शेयर शुड बी प्राइवेटली प्लेस्ड टू सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल, टू सम इंस्टीट्यूशनल बायर्स, टू सम एमिनेंट पर्सन ऑफ द मार्केट। आप सीधा पहुंच जाओ ना राकेश झुनझुनवाला के पास कि सर 25 लाख के शेयर हैं, बहुत जल्दी पैसे की जरूरत है, आपको 10%, 5%, 7% डिस्काउंट देते हैं। हम नहीं जाना चाहते, यहाँ 10% का लॉस है, आप 5% में ले लो। ऑफर फॉर सेल 10% तो पी जाएगा बेटा, 5% अंडर राइटिंग कमीशन, 5% कम से कम डिस्काउंट, ये इतने तो नहीं पिएगा बेटा। ये शायद 2%, 5%, 4%, 7% में मानी जाएगा बेटा बंदा, और पैसे फिर वही एक ही दिन में इकट्ठे, एक ही दिन में। क्योंकि एमिनेंट पर्सन के तो मार्केट में अरबों लगे हैं। और देखो किसी को भी 100% कंट्रोल वैसे ही पसंद आएगा।
आपने कहा सर देखो 10% कंट्रोल 20% कंट्रोल मैं अपना रखना चाहता हूं, 80% कंट्रोल भी आपका हो जाएगा, 80% शेयर खरीद लो। और आपको पता है भी किसी भी कंपनी में 80% कंट्रोल होना क्या होता है, पूरी कंपनी आपके नाम पे चल रही होती है। जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी के नाम पर चलती है। समझ आई ना बात बेटा? तो कोई भी नहीं मना करेगा बेटा, एमिनेंट पर्सन तो नहीं करेगा, या किसी म्यूचुअल फंड के पास अप्रोच कर लो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसके लिए 20-25 लाख जैसी कौन सी रकम है, उसका भी कंट्रोल 80% कि तू ले ले भाई म्यूचुअल फंड पैसे। समझ आई बात बेटा? तो बाबू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक तो सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन बेटा यहां पर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करोगे तो बिकेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये इस केस में बेटा शेयर देने से पहले कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना जरूरी है, और हर केस में जरूरी है। शेयर आप तब तक नहीं दे सकते सामने वाले को जब तक एक स्टॉक एक्सचेंज में आपका शेयर लिस्ट नहीं हो जाएगा। कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज, आप बेचना चाहो तो 27-22 जितनी मर्जी स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते चले जाओ, ठीक है जी। ऑफर फॉर सेल में आप पब्लिक को कभी नहीं बेचते शेयर, आप किसको बेचते हो बेटा? इंटरमीडियरी को, ब्रोकर या अंडर राइटर को, who in turn sell to the public at a higher prices। आप उसको सस्ता बेचते हो और वो बेटा पब्लिक को बाद में महंगा बेचता है, यही तो उसकी कमाई है बेटा, तभी तो वो एक दिन में पेमेंट करने को तैयार होता है आपको। प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर शुड बी प्राइवेटली प्लेस टू सम इंडिविजुअल, टू द एमिनेंट पर्सन, टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपको पता होगा मैं जो टेक्निकल टर्म बोल रहा हूं मैंने इनका यूज किया है। अब कोई शक्ल देखे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है भाई, मैं नहीं बता सकता स्टेज पर आकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है। कोई मुझसे पूछे राकेश झुनझुनवाला कौन है, बाबू ऐसे ही है, यहीं बैठता है बाहर। तो मैं तो यही कह सकता हूं भाई, अगर आप पढ़ते नहीं तो फिर मेरा तो कोई हेडेक बचा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। क्यों शिवम? चलो रीड करना स्टार्ट करना बेटा। फोर्थ मेथड की बात करते हैं, मेथड का नाम है राइट इशू। और यकीन मानना इन तीनों में से कोई भी उसकी टक्कर की चीज नहीं है जो राइट इशू है। बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल लेंगे बेटा और एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करेंगे। कहीं ना कहीं मैंने इसका नाम लिया होगा 11th क्लास में भी बेटा। फोर्थ मेथड नाम है इसका राइट इशू। चलो जी, मैं बोलता हूं बेटा किसी कंपनी में 3 मेंबर हैं बेटा, ए की होल्डिंग है बेटा 30,000 शेयर, बी की होल्डिंग है 30,000 शेयर, सी की होल्डिंग है 40,000 शेयर आउट ऑफ टोटल 1 लाख। यानी कि ए के हाथ में कंट्रोल है 30%, बी के हाथ में कंट्रोल है 30%, सी के हाथ में कंट्रोल है 40%। कोई कंपनी है जिसमें 3 शेयर होल्डर हैं, ए के पास 30,000 शेयर हैं, बी के पास 30,000, सी के पास 40,000 आउट ऑफ टोटल 1 लाख। ए के पास 30% कंट्रोल, बी के पास 30% और सी के पास 40%। बेटा ए और बी दोस्त हैं, यानी कि टोटल कंट्रोल 60%। आपको पता है ना बेटा, पूरे इंडिया में हर जगह पर एक ही कानून है, अगर आपके फेवर में मेजॉरिटी है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेजॉरिटी इनके फेवर में प्रिवेल करती है बेटा, और सी कहीं भी स्टैंड नहीं करता। ये बेचारे जैसे चाहते हैं कंपनी चला लेते हैं और वो चुपचाप मुंह ताकता रहता है। मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, इनकी मर्जी से डिविडेंड बांटते हैं, मर्जी से करते हैं हर चीज बेटा, कोई सुनवाई नहीं, सी की कुछ भी नहीं कर सकता वो, मेजॉरिटी इनके फेवर में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे, कंपनी को पड़े पैसों की जरूरत, ठीक है। अब पैसे की जरूरत पड़ी बेटा, नया शेयर इशू करना है। पहली बात, आपके पास क्या क्या रास्ते हैं? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एक रास्ता हो सकता है, ऑफर फॉर सेल एक रास्ता हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक रास्ता हो सकता है। मैं बोलता हूं आप तीनों में से किसी के थ्रू भी गए, ठीक है। आपको क्या करना था? आपको बेटा 2 लाख शेयर और इशू करने थे, 10 रुपए वाले। आपको 20 लाख की जरूरत थी। आप बोलता हूं मैं किसी भी रास्ते से गए, आपने 2 लाख शेयर इशू करे और एक नया पर्सन आया मिस्टर डी जिसने 2 लाख शेयर खरीद लिए। अब सिचुएशन है क्या, सोचने की कोशिश करते हैं। टोटल शेयर 3 लाख डी के पास, यानी कि 66
67% लिख दूं पॉइंट में ना जाकर, यानी कि 67% कंट्रोल किसका? डी का, एक नए पर्सन का। सी के पास 40,000 शेयर हैं आज भी, और ए और बी के पास मिलाकर कितने शेयर हैं? वही 30,000 शेयर है। यानी कि अब तो इनका तीनों का कंट्रोल भी मिलाकर 33% रह गया, यानी कि कहीं भी स्टैंड नहीं करते। एक नया पर्सन आता है डी, पूरी कंपनी के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। बेटा कहां गया आपका कंट्रोल? पता नहीं बेटा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? अगर कंपनी आपने गलती से भी बाहर शेयर इशू कर दिए ना, या तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में करे, या ऑफर फॉर सेल में किसी अंडर राइटर को बेच दिए, मान लो डी अंडर राइटर है, या प्राइवेट प्लेसमेंट में किसी एमिनेंट पर्सन को बेच दिए, मान लो डी एमिनेंट पर्सन है वो, तीनों के तीनों केसेस में बेटा इनका कंट्रोल खत्म हो सकता है। और जहां कंट्रोल खत्म हुआ वहां बेटा इन्होंने मिनट भी लगाना कंपनी के अपने शेयर भी बेच देने, क्योंकि हर किसी को चाहिए बेटा मेरा कंट्रोल होना चाहिए कंपनी पे, मेरा नाम से चलनी चाहिए कंपनी, ठीक है ना। ये सोच लो बेटा, ए और बी मिलाकर मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 60% कंट्रोल, और पूरी दुनिया सी में बसाई हुई है बेटा 40% कंट्रोल। पूरी दुनिया के पास 40 है, उसके पास 60 है। अगर रिलायंस बाहर शेयर इशू कर दे और उसका कंट्रोल खत्म हो जाए तो आपको पता ही है कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। वो मिनट भी नहीं लगाएगा, शेयर बेच देगा, रिलायंस खत्म हो जाएगी यहीं। समझदार हो ना, ठीक है ना। अब बात समझो, ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करे? कंपनी तो बहुत फंसी हुई है, पैसे तो चाहिए। कंपनी सबसे पहला काम क्या करती है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही राइट देती है। बहुत मजेदार चीज है बेटा। इसने बोला कि कंपनी ने मुझे 2 लाख शेयर के पैसों की जरूरत है, यानी कि 20 लाख की जरूरत है, 10 रुपए का एक शेयर है, आप ही खरीद लो तीनों। राइट इशू क्या होता है? इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स to subscribe to the new capital of the company in your existing ratio। क्या बोल रहा हूं, सुन लो बहुत आराम से। राइट इशू क्या है? इट इज द राइट, ये एक अधिकार है। इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आप अपने शेयर होल्डर को एक राइट दे रहे हो टू सब्सक्राइब टू द न्यू कैपिटल ऑफ द कंपनी इन योर एग्जिस्टिंग रेशियो। आप एक काम करो ना, हमारी नई कैपिटल को भी अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में खरीद लो, और मान लो खरीद लें तो क्या होगा बाबू? 2 लाख शेयर हैं, एक ऑप्शन दिया कि आप 30% खरीद सकते हो, अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में खरीद सकते हो। ए ने खरीद लिया बेटा 2 लाख का 30%, ऐसे ही बी ने खरीद लिया 2 लाख का 30%, ऐसे ही सी ने खरीद लिया बेटा 2 लाख का 40%, यानी कि 90%, 90,000 शेयर, 90,000 शेयर एंड 120 शेयर आउट ऑफ टोटल 3 लाख। दैट सिंपली मीन्स आपका कंट्रोल इंटैक्ट है, इंटैक्ट, जैसा था वैसे ही है। सर कंट्रोल तो नहीं गया ना, और आपको पता है कोई चाहता भी नहीं होगा कंट्रोल गए जाए। मुकेश अंबानी चाहता होगा मेरा 60% कंट्रोल छिन जाए। कंपनी जितने भी शेयर इशू कहते हो कि तो लाओ पहले मेरे हिस्से के तो मुझे दे दो, मेरा कंट्रोल 1% भी, आधा % भी कम नहीं होना चाहिए। कैसे मेरा कंट्रोल चला जाए? सर इस मेथड में आपको बताऊं, ना तो टाइम लगा, ना तो खर्चा हुआ, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल मिला है कंपनी नए शेयर इशू करे, खरीदने हैं, उसने मना भी नहीं करना, खरीदने हैं। लेकिन अब लेग पुलिंग आप अपनी मेरी कर दो, नहीं तो मेरे को खुद ही करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मैं बना सकता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन। लो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। सर हो नहीं सकता। हो सकता है ना, क्या जबरदस्ती ए के घर से पैसे लेके आओगे? आपने उसको अधिकार दिया है, जबरदस्ती कोई लाइबिलिटी नहीं दे रहे हो। वो अधिकार का यूज करे कि नहीं करे ये तो उसकी मर्जी है ना। आपने कहा ए हम 2 लाख शेयर बेच रहे थे, तेरे को कंट्रोल एज इट इज रखना है तो 30% खरीद ले अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में। उसने कहा यार फंड नहीं है, तो कंपनी ने कहा ठीक है मैं आपके हिस्से की फिर कहीं और बेच दूंगा, बाहर बेच दूंगा। बी ने कहा बाहर क्यों बेच देगा, मुझे देना। सर ऐसा भी तो क्वेश्चन उठ सकता है। सी कहते मुझे दे दे, मेरा कंट्रोल कुछ बढ़ जाएगा। कह सकता है कि नहीं कह सकता? बी और सी कह सकते हैं बेटा। बाबू बट राइट इज द मैक्सिमम राइट। दैट मीन्स बेटा मैक्सिमम आप 30% खरीद सकते हो, आप 30 खरीद सकते हो, आप 40, इससे ज्यादा का आपका राइट नहीं है। अधिकार जो है वो मैक्सिमम अधिकार है। आपका राइट 30%, 40% है, इससे ज्यादा का नहीं है। क्या ये किताब में लिखा है? हमारी पूरी क्लास 12th में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये बात चल रही है CIPCC की।
लेकिन बताऊंगा तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। ए के पास फंड नहीं है, बी ने कहा मुझे दे दो, कंपनी ने मना कर दिया कि आपका अधिकार 30 का ही है, सी आपका अधिकार 40 का ही है, हम मार्केट में इशू करेंगे। इसके बाद अगर आपने मार्केट से खरीद लिया तो वहां से कोई भी खरीद सकता है, आप मार्केट से खरीद लेना, लेकिन हम अधिकार के तौर पर नहीं दे सकते आपको। हम ऑफर पर सेल करेंगे या ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस लाएंगे, आप खरीद लेना वहां पर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस फिल करके दे देना, कितने शेयर खरीदने बता देना, उसमें दे देना पैसे, वहां से खरीद लो। अधिकार नहीं दे रहे हैं लेकिन हम आपको, अधिकार आपका इतना ही है। सर समझ में आया? कोई पर्सन नहीं चाहता मेरा कंट्रोल छीने, इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही राइट देती है। और कंपनी के एंगल से सोचो कि सबसे सस्ता, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, कोई खर्चा ही नहीं है भाई। राइट इशू क्या है? इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू द न्यू कैपिटल ऑफ द कंपनी इन योर एग्जिस्टिंग रेशियो। कोई रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है भाई। और आपको बता देता हूं, मैंने कहीं नोट्स में एग्जाम्पल नहीं लिखा, लेकिन समझ आता हमेशा इससे ही है। ठीक है जी, बात क्लियर? अभी हाँ जी प्रॉब्लम बोलो। कहीं लिखा नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम देखते हैं ना कि इनका कंट्रोल कितना है, उतना ही तो कंट्रोल का आगे राइट देंगे ना। नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको बता देता हूं केस स्टडी में भी है। ये बोर्ड्स की केस स्टडी आई हुई है कि प्राइमरी मार्केट में एक ऐसा मेथड है जो नई कंपनी कभी यूज नहीं कर सकती। वो कौन सा है? वो राइट इशू है। नई कंपनी के पास किसी का कोई शेयर होल्डर नहीं होता, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होता, तो आप किस कंट्रोल में बांटोगे? पता ही नहीं होता आपको। वृंदा तेरी बात को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं। कंपनी एक इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर करती है, हर कंपनी करती है। जब भी कोई शेयर खरीदता है तो उसका नाम लिखा जाता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है, एज वेल एज नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय हिम या हर, कि उसने कितने शेयर खरीदे हैं। तो कंपनी के पास पहले ही पूरी डिटेल होती है कि किसके पास कितना कंट्रोल है। आप उसी रेशो में राइट इशू करते हो। बात समझ आई? रीड करना जरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।